हाँ जी, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कुल मिला के इनकम टैक्स में किसी भी एसएससी की इनकम में 5 कैटेगरीज हो सकती हैं इनकम की। पहली कैटेगरी जो हो सकती है वो हो सकती है इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है जी, पहला हेड जो हमारा हो सकता है इनकम का वो क्या हो सकता है, सैलरी हेड हो सकता है। दूसरा हो सकता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हो सकता है प्रॉफिट एंड गेन अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, दैट इज पीजीबीपी। चौथा हो सकता है हमारा कैपिटल गेन। पांचवा अदर सोर्सेस, जो आप लोगों ने बेसिक चैप्टर में पढ़ ही लिया था कि जीटीआई में कैसे कैसे क्या क्या किस सीक्वेंस में इंक्लूड होती है ना। तो सबसे पहला हमने सैलरी किया, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी पहली बात तो है क्या, देखिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम में सिर्फ कुल मिला के एक तरीके की इनकम आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक काइंड की इनकम आएगी। वो कौन सी, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम कौन सी, रेंटल इनकम प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी से। अब क्या कंडीशंस होती हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जरा फॉर्मेट लिखिए जरा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट क्या होता है, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलूंगा। ठीक है जी, तो लिखिए जरा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा जी, सबसे पहले नंबर पे आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये समझ के चलो, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने हैं इसी में से ही आने हैं, हमें यही फॉर्मेट है जो शुरुआत से एंड तक चलेगा आपका चैप्टर। ये कंप्लीट यहीं पर ही शुरुआत हो रही है, यहीं पर इसी फॉर्मेट में ही कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद हम लोग लेस करते होते हैं हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करके जो वैल्यू आई उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एनुअल वैल्यू। एनएबी में से हम माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ठीक है जी, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। अब इसके लिए हमारे पास दो डिडक्शन होती हैं जी। एक क्लॉज ए, सेक्शन 24 क्लॉज ए, ये क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। ठीक है जी, एनएवी क्या है, ये हमने जो कैलकुलेट किया। ठीक है जी, एनएवी का कितने परसेंट, 30%। उसके बाद क्लॉज बी, सेक्शन 24 क्लॉज बी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। अब सब सर वर्किंग नोट नंबर 1 किस चीज का है, वर्किंग नोट नंबर 1 जीएबी का है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लेस कर दिया। अब फाइनली जो वैल्यू आया
इसको बोलेंगे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, सबसे पहले हमने क्या लिया, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ये हम सीखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जीएवी। जीएवी में से माइनस किया म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना अलाउड होगा, कैसे अलाउड होगा, इसके ऊपर भी हम लोग सीखेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, एनएबी। एनएबी इन शॉर्ट लिख सकते हो, एनएबी। ठीक है जी, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है जी, एनएबी में से माइनस किया जाएगा डिडक्शंस, डिडक्शन दी जाएंगी। जैसे एनएबी में से हम डिडक्शन दो तरीके की लेस करेंगे, एक, और डिडक्शन जो है वो कौन सी है, सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 है वो हमारा डिडक्शन का है। ठीक है जी, मतलब जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुई उसमें से जो खर्चा क्लेम करने के लिए परमिशन दी गई वो डिडक्शन हो गई आपकी, है ना, अंडर सेक्शन 24। क्लॉज ए में क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% का मतलब क्या होता है कि यहां पर हम मान के चलते हैं कि अगर आपका एनएवी मतलब हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो नेट इनकम एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू अगर 100 रुपए है तो 30 रुपए खर्चा हो गया आपका, 30 रुपए खर्चा हो गया। ठीक है जी, वो कैसे, अब आप कहोगे नहीं मेरा खर्चा तो 40 रुपए हुआ है, कहते हैं आप बोलो 4 रुपए हुआ है या 400 बोलो, हमें कोई लेना देना नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, पहले सिंपल तौर पे क्या हुआ, सिंपल ही कॉम्प्लिकेटेड होता था देखा जाए तो। पहले काफी साल पहले क्या होता था कि जब हम रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखाते थे तो कुछ भी खर्चा क्लेम कर देते थे। ये जी अपना लिफ्ट का खर्चा हो गया, गार्डनर का खर्चा हो गया, है ना, तो ऊट पटांग कुछ भी दिखा देते थे, क्लेम कर देते थे। तो इन चीजों से साफ सफाई वाला हो गया, मतलब कुछ भी हमने खर्चा क्लेम कर लेना। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे तो जो कागजी कार्रवाई है, कागजी जो प्रोसेस है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उन्होंने सिंपल तौर पे कहा, कहते सब कुछ साइड करो, एक ही चीज होगी, 100 रुपए अगर प्रॉपर्टी की आपकी एनएवी आ गई, प्रॉपर्टी की एनएवी आ गई, नेट एनुअल वैल्यू 100 रुपए आ गई, तो हम मान लेंगे कि 30 रुपए का खर्चा हो गया आपका। आपका 3 रुपए खर्चा हुआ है चाहे, हम आपको कह देंगे 30 रुपए खर्चा, डन, आपके कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। कहते मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने आपको 30 रुपए तक की परमिशन दे दी। आपका खर्चा 3 रुपए हो चाहे 300 रुपए हो, हम 100 के अगेंस्ट 30% का खर्चा आपको क्लेम करने की परमिशन दे देते हैं। ठीक, उसके बाद कई बार हम जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। ठीक है जी, लोन ले लेते हैं, अब लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट पे होता है। अब जो इंटरेस्ट होता है, अब देखिए जब लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब लोन लेते हैं तो हम ईएमआई देते हैं। ईएमआई में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। ईएमआई में दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स मूल, है ना, जो हमने पैसा लोन लिया था बैंक से वही पैसा उनको वापस मोड़ रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल। दूसरा इंटरेस्ट, उसके ऊपर जो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। अब ये दोनों के लिए हमें बेनिफिट क्लेम होता है। ठीक है, जब हम लोन लेते हैं किसी प्रॉपर्टी के लिए, अब इसका जो कंप्लीट डिटेल है बिल्कुल एग्जैक्ट वो हम जो सेक्शन करेंगे, ठीक है, डिडक्शन चैप्टर करेंगे वहां पर आपको हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने लोन लिया, है ना, प्रॉपर्टी पर लोन लिया, उसके ऊपर आपने क्या पे करी, ईएमआई पे करी। ईएमआई पे आपको दो चीजें आपने पे करी ईएमआई में, एक प्रिंसिपल
दूसरा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल होता है उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है, उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। और जो इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए हमें डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी। ठीक है जी। अब ये दोनों में फर्क क्या है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो होती है ये क्या है? डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम, है ना। और ये जो 24 क्लॉज बी है ये आपको पता है किसके अगेंस्ट डिडक्शन है ना। किसके अगेंस्ट डिडक्शन है? ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन है। ये दोनों में अंतर है। ठीक। तो जब हम लोन के ऊपर ईएमआई पे करी हमने, उसमें दो चीजें थी, एक प्रिंसिपल दूसरा इंटरेस्ट था, है ना। एक प्रिंसिपल दूसरा इंटरेस्ट। प्रिंसिपल के लिए 80C की डिडक्शन मिल गई, इंटरेस्ट के लिए आपको 24 क्लॉज बी की डिडक्शन मिल गई अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक। अब अगर हम बात करें, ये आपकी आ गई इस प्रोसेस के थ्रू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये फॉर्मेट। अब यहां पर हम लोग जीएवी निकालना सीखेंगे सबसे पहले, एक एक करके। जीएवी, फिर म्युनिसिपल टैक्स कैसे अलाउड होगा, खर्चा क्लेम किसको होगा, कब नहीं होगा, सब कुछ पढ़ेंगे। नंबर 2। नंबर 3, नेट एनुअल वैल्यू वर्ड आया। अभी एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन में तो कुछ पढ़ने वाला है नहीं, वो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24 क्लॉज बी, इसके ऊपर डिटेल में एक लेक्चर पूरा लगेगा, वो सीखेंगे हम। ठीक। फिर उसके बाद कुछ और चीजें हैं। ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ सीखेंगे। तो वन बाय वन चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेक्शन 22 से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22। अब सेक्शन 22 क्या कहता है? जैसे आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने बेसिस ऑफ चैप्टर किया बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में जब हम चार्जेबिलिटी पढ़ रहे थे, आपको याद होगा हमने सभी हेड्स की मेथड ऑफ अकाउंटिंग और वो रेलिवेंट है या नहीं है और बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ा था, है ना, सेक्शन 4 में। तो वहां पर हमने हाउस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था? एनुअल वैल्यू। तो मैंने आपको कहा था कि जब जब पर्टिकुलर हेड में जाएंगे तो हम लोग समझते जाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, डिटेल में समझाएंगे वहां पर आपको। इसलिए बेसिक्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ गई है बारी, है ना, सेकंड हेड की, हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम होती है रेंटल इनकम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम ही आती है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम ही आती है। और ये जो रेंटल इनकम है किस बेसिस पर चार्ज होती है? एनुअल वैल्यू बेसिस पर, नेट एनुअल वैल्यू बेसिस पर। इसलिए क्या कह रहे हैं? द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग or land pertinent thereto of which the assessee is the owner other than such proportion of such property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him, the profit of which are chargeable to income tax shall be chargeable to the tax under the head house property। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग दी इनकम जो है वो चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी तब होगी जब हमें इनकम आ रही है किसी बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट से, प्लस मैं कौन हूं? ऑनर हूं उस बिल्डिंग का। ठीक है। और जो मुझे ये जो बिल्डिंग है
वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, मेरे मेरे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहे, तो फिर वो इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्जेबल हो जाएगी। अब देखो, जैसे कि कंडीशंस आप कह सकते हो, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड पर्टिनेंट देयर टू, बिल्डिंग इंक्लूड। अब प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपको वर्ड यूज कर रहा था प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा, बिल्डिंग या लैंड, और कोई प्रॉपर्टी जो प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर वगैरह, उसकी यहां पर बात नहीं होगी। और इसके अलावा किसी भी चीज के ऊपर बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट के अलावा कोई और चीज की आप बात करोगे, उससे अगर आपको रेंटल इनकम आ रहा है, लैंड से अगर आपको रेंटल इनकम आ रहा है, या किसी भी चीज से आ रहा है, तो वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। वो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी। अब आप कहोगे कि सर पीजीबीपी क्यों, अदर सोर्सेज, ये कोई बिजनेस थोड़ी ना हो सकता है। हो सकता है। अब मान लीजिए मेरा काम ही यही है ना, मैं, मान लीजिए मैंने कोई 4-5 लैंड लेके रख रखी हैं, उसको मैं रेंट पे देता हूँ। ठीक है जी, उसको मैं रेंट पे देता हूँ लोगों को, तो वो मेरी रेंटल इनकम, मेरा क्या हो गया, पार्ट ऑफ द बिजनेस हो गया, है ना। तो वो मेरी बिजनेस इनकम हेड में जाएगी। अगर मेरा बिजनेस नहीं है, मैंने वैसे ही मान लीजिए कोई लैंड मेरी पड़ी थी खाली, तो आपने कहा कि यार मेरे को 4 दिन के लिए चाहिए, है ना, हमें हमारे को वहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है कोई, और जो पैसे बनते हो गए 50,000 लाख रुपए 2 लाख जो भी है ना, जो भी है ना अमाउंट XYZ, वो आप मेरे से ले लेना। तो आपने उसके लिए जो मुझे पे किया, जो मुझे पे किया, वो मेरी क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो मेरा बिजनेस नहीं है। ठीक। तो उस केस में वो रेंट जो आया, वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं गया। ठीक। अब प्रॉपर्टी, 2 वर्ड बोले मैंने, 2 कंडीशंस बोली। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और मैं प्रॉपर्टी का उस ओनर होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर आप कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में किसी को चार्जेबल करना चाहते हो, तो उसकी 2 कंडीशन होगी, सीधी सीधी आप कह सकते हो। पहली, वो रेंट किससे आना चाहिए, प्रॉपर्टी से। दूसरा, मैं उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, ओनर। ठीक है जी। अब दोनों को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, अंदर कुछ और झोल झाल तो नहीं है ना। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का नंबर, पहले नंबर नाम, मतलब पहले नंबर पे बिल्डिंग। प्रॉपर्टी मीन्स नंबर 1 बिल्डिंग। बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, है ना, फैक्ट्री है, ऑफिस है, शोरूम है, कुछ भी, बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग होनी चाहिए, सीधी सी बात है। बट ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप, गोडाउन्स, अदर एनी अदर कमर्शियल प्रीमाइसेस, कुछ भी है ना, जो चाहे वो मैंने गोडाउन के तौर पर आपको यूज करने को दे दी, चाहे मैंने आपको ऑफिस यूज के लिए दे दी, आपने बैंक खोल लिया वहां पर, है ना, चाहे आपने कोई और कुछ सरकारी कोई अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया, है वो बिल्डिंग, दैट्स इट। ठीक है जी। दूसरा, लैंड अपॉर्चुनिटी मीन्स लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग, लाइक गार्डन, गैरेज एटसेट्रा। ठीक है जी। कई बार क्या होता है, कुछ बिल्डिंग के साथ, कोई बिल्डिंग के साथ कुछ गैरेज वगैरह कनेक्टेड होते हैं, है ना, कोई गार्डन वगैरह कनेक्टेड होता है, तो वो भी उसी का ही, बिल्डिंग का ही हिस्सा माना जाएगा, ना कि उसका रेंट अलग जाएगा अदर सोर्सेज में या कहीं और जाएगा। ठीक है जी। तो बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट मीन्स ये था। बिल्डिंग का मतलब कोई भी आपके पास बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल है, चाहे कमर्शियल है, चाहे वो फैक्ट्री है, ऑफिस है, चाहे वो गोडाउन के लिए दे दी, वो सब कुछ। उसके बाद लैंड अपार्टमेंट मीन्स जो भी लैंड कनेक्टेड है किसके साथ, बिल्डिंग के साथ। ठीक है जी। लैंड के, बिल्डिंग के साथ जो भी कनेक्टेड है, लाइक गैरेज हो गया, गार्डन हो गया, ये सब कुछ, तो वो प्रॉपर्टी का ही पार्ट होगा। ठीक।
ठीक है सर। अब उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई बेसिस ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला कि भाई इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में दो कंडीशन मैंने आपको बताई, जैसे कि प्रॉपर्टी क्या है, बिल्डिंग या लैंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो हमने पढ़ा। ठीक है जी। दूसरा, असेसी कौन होना चाहिए, ऑनर। ऑनर का मतलब क्या हो सकता है जी, भाई हम लोग तो ऑनर का मतलब यही समझते हैं अगर प्रॉपर्टी पे मेरे नाम पे है ना, तो मैं प्रॉपर्टी का ऑनर हुआ। ऑनर का मतलब यही होता है ना। सेसी शुड बी द ऑनर, और यू कैन से द पर्सन हु रिसीव द रेंट should be the owner of the property if we are going to charge under the head income from house property। ठीक है ना। अगर हम किसी पर्सन की के अकाउंट में हम वो चार्जेबल करने जा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तो उसके लिए शर्त ये है कि वो रेंटल इनकम जो बंदा रिसीव कर रहा है वो उस बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। ठीक। अब ऑनर से मतलब लीगल ऑनर प्लस डीम्ड ऑनर। ठीक है जी। प्लस डीम्ड ऑनर। अब एक चीज और, जो सब लेटिंग से इनकम है, सब लेटिंग मीन्स अब मैंने आपसे एक घर किराए पे लिया। ठीक है जी। मैंने आपसे एक घर किराए पे लिया। अब मैंने क्या किया जी, उस घर को आगे उस घर को आगे क्या किया मैंने, किसी और को एक कमरा सबलेट कर दिया। ठीक है जी। किसी और को आगे वो कमरा एक रूम सबलेट कर दिया। ठीक है। अब मेरे को भी रेंटल इनकम आ रही है, आपको भी आ रही है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है जी। अब आप किसी भी पर्सन को, सीधी सीधी सी बात समझिए, किसी भी पर्सन को इनकम चार्जेबल करोगे अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके लिए दो शर्तें देखोगे, बिल्डिंग होनी चाहिए या लैंड अपॉर्चुनिटी, है ना। तो दूसरा, असेसी शुड बी द ऑनर और डीम्ड ऑनर। ऑनर लीगल ऑनर, है ना, लीगली वो कागजों में उसका नाम बोलता हो। और दूसरा डीम्ड ऑनर। ठीक है जी। डीम्ड ऑनर क्या होता है, पढ़ लेते हैं जी, समझा देते हैं, है ना। तो अब बिल्डिंग तो आपके नाम पे थी, मैं तो किराएदार हूं, तो मैंने तो पहली कंडीशन देखी है आपने कि क्या ये जो रेंट आ रहा है बिल्डिंग से आ रहा है, आपने कहा यस जी हाँ, ये रेंट किराया बिल्डिंग से आ रहा है। दूसरी बात, क्या ये रेंट रिसीव करने वाला बंदा इस बिल्डिंग का मालिक है, नहीं जी नहीं। मैं जो इस कमरे से आपसे रेंट ले रहा हूं, किसी और से सॉरी रेंट ले रहा हूं, तो मैं इस पोर्शन का रेंट का मालिक नहीं हूं, है ना, बिल्डिंग का मालिक नहीं हूं। तो इसलिए ये जो सब लेटिंग इनकम है, इसको सब लेटिंग इनकम बोल देते हैं। तो लेटिंग तो आपने करी ना, सब मैंने कर दी, सब लेटिंग मैंने कर दी, तो ये मेरी इनकम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। ठीक है जी, सब लेटिंग। अब चलिए बात करते हैं, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, अलग सेक्शन है, तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं, फिर वापस इधर आएंगे। उससे पहले सॉरी, द इनकम अर्नड बाय द assessee engage in the business of letting of properties on rent would be taxable as business income। अगर मान लीजिए मैंने काम ही यही लिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, लोगों से पूरी बिल्डिंग किराए पे लेता हूँ, उसको आगे सबलेट कर देता हूँ, सिंगल सिंगल कमरे करके सबलेट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब सामने वाले को जो किराया आया उसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम में गया, मेरा मेरे को जो किराया आया खर्चे खुर्चे निकाल के लेस लूस करके, वो मेरी बिजनेस इनकम हो जाएगी, है ना। प्रॉफिट अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन हो जाएगा, पीजीवीपी हेड में चला जाएगा, क्योंकि मैंने काम पकड़ रखा है, ये इसको बिजनेस ही बना लिया मैंने, है ना। तो जैसे मान लीजिए लोग पीजी वगैरह देते हैं ना, पीजी में क्या होता है, क्या वो रेंटल इनकम है। अगर उन्हें एक बिल्डिंग को, चाहे वो हो सकता है, मान लीजिए एक बिल्डिंग थी उसमें मैंने 20 कमरे बना लिए। ठीक है। वो 20 बंदों में हर कमरे में रूम में
एक कमरे में दो दो अपना बॉयज़ पीजी या गर्ल्स पीजी जो भी था, ठीक है, दे दिया, तो 20 × 2 40 हो गए, है ना। अब उनसे जो भी मेरे को मंथली रेंट आया, ठीक है, वहाँ पे मैंने फूड वगैरह का भी अरेंजमेंट कर दिया, वहीं पर ही मैंने फूड वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया, तो उसके भी पैसे ले लिए, खर्चा हुआ, ठीक है। तो इनकम जो मैंने आपसे रेंट लिया वो मेरी इनकम साइड पे आ जाएगी। जो भी अब हो सकता है वो बिल्डिंग मेरी हो तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूँगा, अगर मैंने सब लेटिंग करी है ना, किसी से आगे ली है, तो मेरा खर्चा हो जाएगा, रेंट जो पे किया मैंने आपको या जो भी ओनर होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, जब हम सब लेटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर मेरा बिजनेस ही बना रखा है, मैंने काम ही यही पकड़ रखा है, तो उस केस में पीजीपी हेड में चला जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो अदर सोर्सेज में चला जाएगा, ठीक है जी। अगला भी इंपॉर्टेंट है जी, द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। The annual value of house property will be charged under the head income from house property where it is held by SSC. Annual value of house property will be charged under the head income from house property where it is held by SSC as stock in trade of business also. ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या था, कहते प्रॉपर्टी है, उससे मुझे रेंट आ रहा है, मैंने उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे रखा हुआ था, ठीक है जी। मतलब बेचने के लिए बिल्डिंग को, जैसे मान लीजिए डीलर वगैरह होते हैं, है ना, प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बेचने के लिए मान लीजिए खुद खरीद के रख ली, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब बिक नहीं रही मान लीजिए, है ना, उनको लगता है जैसे कि मान लीजिए हमारी जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हमारा, है ना, तो उसके साथ ही एक बिल्डिंग है, तो उन्होंने क्या किया जी, पहले बहुत बड़ा अपना एरिया था, उन्होंने, एक बंदे ने, अगर डीलर ने क्या किया, खरीद ली उसको, दो पोर्शन थे, दो पार्ट साथ खरीद लिए, उसको सारे को तोड़ के कमर्शियल बिल्डिंग बना दी वहाँ पर, ठीक है, थ्री अपना पूरा कम्प्लेक्स टाइप बना दिया, ठीक है, तो बना दिया जी वहाँ पर बेचने के लिए। तो 2 साल से, पिछले 2 ढाई साल से बना ही जा रहा है, ठीक है, प्लान चेंज होता है, ठीक है, जो रेट मांगता होगा मान लीजिए वो मिल नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए उसने क्या किया, एट द एंड सोचा कि भाई चल खाली पड़ी हुई है, इसको क्या करते हैं, रेंट पे दे देते हैं, ठीक है, बिकेगी सो बिकेगी, बिक जाएगी जितने की जो मैंने एक्सपेक्ट किया है, ठीक है ना, मेरे को अच्छी रिटर्न आ जाएगी तो बेच देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, पड़ी रहे किराए पे, है ना, तो रेंट दे देगी ये कमर्शियल। तो वो जो रेंट आया उसे, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही कहते जाएगा, ना कि पीजीयूपी में। बेशक वो जो बिल्डिंग उसने रखी थी, उसने जो बिल्डिंग रखी थी, वो रखी तो किस लिए थी, रखी तो आगे बेचने के लिए थी, ना कि खुद रहने के लिए, है ना। उसके बावजूद भी जो उसको रेंटल इनकम आएगी, ठीक है, जो रेंटल इनकम आएगी वो कहाँ पर जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये कंपोजिट रेंट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है जी, ये आपका पेंडिंग रहा, अभी इसके साथ कोई लिंकेज नहीं है। अभी हम पढ़ने जा रहे थे क्या, दो वर्ड मैंने आपको बोले, एक बिल्डिंग और लैंड ऑर्डिनेट हमने पढ़ लिया, दूसरा ऑनर और डीम्ड ऑनर। डीम्ड ऑनर अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि डीम्ड ऑनर के बाद ही हमारा एक जो पॉइंट पढ़ रहे थे वो कंप्लीट होगा। ऑनर का मतलब हमने क्या बोला, लीगल ऑनर या डीम्ड ऑनर, है ना, ऑनर या लीगल ऑनर या डीम्ड ऑनर, ठीक। लीगल ऑनर का मतलब आपको पता ही है, जिसका कागजों में नाम बोलता है वो लीगल ऑनर हो गया। डीम्ड ऑनर कौन हो गया, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले नंबर पे डीम्ड ऑनर कौन है, नंबर 1, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर। प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर करी है किसको, स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को। प्रॉपर्टी मान लीजिए मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी या फिर अपनी डॉटर को कर दी, ठीक है जी, 4 साल की है गुड़िया मेरी, माइनर ही है। अब ट्रांसफर जो करी है, कहते हैं ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल ए प्रॉपर्टी टू स्पाउस
और ए माइनर्स चाइल्ड विदाउट मॉनिटरी कंसिडरेशन, मैंने नहीं पैसे लिए, ठीक, बट नॉट इंक्लूडिंग अरेंजमेंट ऑफ लिविंग इन अ पार्ट एंड ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर। ठीक है जी, क्या नहीं होनी चाहिए? तलाक के केस में नहीं होनी चाहिए। मान लो मेरी वाइफ से तलाक हो जाता है, तो उस केस में मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, उसे देनी पड़ती है ना, ठीक है, हस्बैंड को वाइफ को प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, कोर्ट से जो एग्रीमेंट होता है, जो अपना ऑर्डर होता है, एग्रीमेंट नहीं ऑर्डर होता है, ठीक है। तो उस केस में वो जो प्रॉपर्टी हस्बैंड ने वाइफ को दी, वो किसका पार्ट नहीं है? डीम्ड ऑनर का पार्ट नहीं है, मतलब उस केस में डीम्ड ऑनर नहीं होगा, मैं इंडिविजुअल, मतलब ट्रांसफर डीम्ड ऑनर नहीं होगा, ठीक है जी। तो दूसरा, इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर, बाल विवाह है ना, बाल विवाह के केस में भी, ठीक है, अब देखो ना, पेरेंट्स ने अपनी माइनर मैरिड डॉटर की माइनर की माइनर डॉटर की मैरिज कर दी, अब उसको जो भी प्रॉपर्टी दी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है अब वो उसकी क्या हो गई, या उसके हस्बैंड की हो गई, ठीक है, उसके हस्बैंड की हो गई शादी के बाद, तो पेरेंट्स की तो रही नहीं, इसलिए तो कहते हैं फिर इस केस में जो डीम्ड ऑनर है वो फादर नहीं होगा, पेरेंट्स नहीं होंगे, आगे वाला जो भी सक्सेसर होगा वो होगा डीम्ड ऑनर, ठीक। तो क्या हुआ, इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को या डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो उस केस में डीम्ड ऑनर कौन होगा? देखा जाए कागजों में नाम तो किसका है, मैंने क्या किया, कागज पे लिख दिया जी, ठीक है, प्रॉपर्टी थी मेरी, ठीक है, कोई लैंड थी या बिल्डिंग थी मान लीजिए, लैंड नहीं, लैंड की एग्जांपल लेने का फायदा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम रेंट की इनकम की बात कर रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, वो प्रॉपर्टी मैंने अपने से अपनी डॉटर के नाम पे, तो माइनर डॉटर के नाम पे ट्रांसफर कर दी। अब कागजों में तो नाम किसका बोल रहा है, लीगल ऑनर तो कौन है, मेरी डॉटर, पर उस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आएगी, उस केस में डीम्ड ऑनर मैं माना जाऊंगा, डीम्ड ऑनर मैं माना जाऊंगा। क्यों माना जाऊंगा? क्योंकि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है वो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन करी है, सिर्फ देखा जाए कागजों में एंट्री घुमाने के लिए, है ना, कुछ गलत इंटेंशन से। इसलिए इनकम टैक्स की लैंग्वेज में क्या मान लिया जाता है, डीम्ड ऑनर मान लिया जाता है जो ट्रांसफरर होता है। ट्रांसफरर कौन है? मैं, इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ना। अब कागजों में देखा जाए ऑनर कौन है, लीगल ऑनर मेरी डॉटर है, ठीक है, यस स्पाउस है, पर डीम्ड कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा। क्लियर? दूसरा केस, इंडिविजुअल ट्रांसफर कैश टू स्पाउस। मैंने क्या किया, कैश दे दिया अपनी वाइफ को, स्पाउस परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी। मेम साहब ने क्या किया, मैडम ने क्या किया, प्रॉपर्टी खरीद ली उससे। देन ऑनर विल बी द स्पाउस, बिल्कुल है जी, कागजों में नाम तो उसी का ही बोल रहा है, बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है जी, अब उस कैश से जो इनकम होगी वो ट्रांसफर की इनकम में इंक्लूड हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, दैट इज मी, इंडिविजुअल। ठीक है जी, पहले केस में क्या हुआ, इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। दूसरे केस में क्या हुआ, कैश पकड़ाया, कैश से क्या कर लिया, स्पाउस ने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब प्रॉपर्टी का ऑनर तो देखा जाए कागजों में स्पाउस, और डीम्ड ऑनर कौन माना जाएगा, हस्बैंड, दैट इज इंडिविजुअल ट्रांसफर, और टैक्सेबल होगी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। नंबर 3, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल इस्टेट। ये क्या चीज़ है जी, कई बार कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो अलग नहीं हो सकती, है ना, जो एक्चुअली में बहुत अपना पुश्तैनी मान लीजिए चली आ रही है, जिसके कोई एक्चुअली कोई कागजी प्रूफ नहीं है, बट लीगली, ठीक है, कह सकते हो कि वो ऑनर, ठीक है, एक पूरी फैमिली है ना,
ऑनर है, तो उस केस में जो भी होल्डर होगा, जो भी जिसके पास ही प्रॉपर्टी की पोजेशन है, वही उसका होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट माना जाएगा, वही डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा। ठीक। चौथा, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एओपी। अब किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर, जैसे कि मान लीजिए आपको पता होगा जैनियों की कुछ संस्थाएं हैं काफ़ी, या कोई भी और भी अपना बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, अपने कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर देती हैं। वो कैसे? अपने ही कम्युनिटी के लोगों को क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक, जैसे कि हमारे इधर लुधियाना में जैन कॉलोनी है, तो वहाँ पर जैन संस्था के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनकी, वो अपने ही जैनियों को प्रॉपर्टी विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, उनको यूज़ करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो जब तक वो रहना चाहें रह सकते हैं, ठीक है जी, उस कॉलोनी में, उस बिल्डिंग में। ठीक है, ऑनर जो है, ऑनर जो है वो सोसाइटी होगी एट द एंड, मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, स्टे कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है जी, और उनको कोई निकाल नहीं सकता, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी उनकी होती होंगी। तो उस केस में तो डीम्ड ऑनर कौन हो गया देखा जाए तो? डीम्ड ऑनर जो होल्डर है ना, जो अपना वहाँ पर रह रहा है, सॉरी, है ना, जो वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में के जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर रह रहा है ना, जिसने भी हेल्ड करी हुई है। कंपनी के केस में कंपनी भी कई बार मान लीजिए अलॉट कर देती है घर, है ना, एम्प्लॉय को अपने, तो वहाँ पर भी उसको कह देते कि भाई जब तक तो आप एम्प्लॉय हो तब तक रह सकते हो, आपको कोई निकाल नहीं सकता जी। वो भी क्या हो जाएगा? डीम्ड ऑनर हो जाएगा। ठीक। नंबर 5, ए पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड ए प्रॉपर्टी अंडर द पावर ऑफ टर्नी, दैट इज ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, है ना, पावर ऑफ टर्नी कर दी आपके नाम पे, तो आप क्या हो गए? बेशक लीगली नाम किसी और का है, बट अभी पावर ऑफ टर्नी आपके नाम पे है, तो आपको, आप क्या मान लिए जाओगे? डीम्ड ऑनर मान लिए जाओगे इस प्रॉपर्टी के। ठीक है जी। और लास्ट, ए पर्सन हु हैज एक्वायर्ड ए राइट इन ए बिल्डिंग अंडर सेक्शन 269 यूए क्लॉज एफ फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स, मतलब लीज आप कह सकते हो, है ना, 12 साल कम से कम लीज, कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी है, तो लेसी क्या हो जाएगा? डीम्ड ऑनर। सेक्शन 19 आपने AS 19 आपने पढ़ा हुआ है ना, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग में आप लोगों ने AS 19 पढ़ रखा है, उसमें फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, है ना, फाइनेंस लीज में हम लोग क्या मानते थे? एज एन ऑनर मान लेते थे लेसर को, लेसी को, है ना। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली वही बोला जा रहा है, क्योंकि मोस्ट, कुछ रेयर केस में प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट करती होती हैं, अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, अदरवाइज, है ना, बहुत रेयर केस में होती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, उसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेके पढ़ो, उसको साथ साथ लर्न करो जितना लिखने वाला है। ठीक है जी, और एटलीस्ट इतना पढ़ो, बस इतना पढ़ो, या मैक्सिमम उतना पढ़ो जितना आपको रिटेन रह सके। उस चीज़ के मैं बिल्कुल ही 100% खिलाफ होता हूँ, 101% खिलाफ होता हूँ कि पढ़ी जा रहे हो आप, पढ़ी जा रहे हो आप, पढ़ी जा रहे हो, रिवाइज आप कर नहीं रहे, तो वो चीज़ पढ़ी ना पढ़ी एक बराबर है ना, वो चीज़ पढ़ी ना पढ़ी एक बराबर है। ठीक है जी। तो कुल मिला के, कुल मिला के हमारे पास क्या है जी, कौन कौन सी चीज़ें आ गई यहाँ पर डीम्ड ऑनर में? पहले नंबर पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है इंडिविजुअल ने, किसको? स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को। ठीक है जी, अदर देन माइनर मैरिड डॉटर या एग्रीमेंट टू लिविंग लिविंग एंड अपार्ट। दूसरा, इंडिविजुअल ने कैश ट्रांसफर किया स्पाउस को, कैश, स्पाउस ने कैश से बिल्डिंग खरीद ली। तीसरा, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। चौथा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, फॉर्म कंपनी ने, एओपी ने, किसको? अपने मेंबर को।
पांचवा, पावर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है अंडर ए पावर ऑफ अटॉर्नी। और छठवां, लीज कम से कम कितने साल की, 12 साल की। तो ये 6 केसेस होते हैं जी डीम्ड ऑनर का। बेशक इन सभी केसेस में क्या माना जाता है कि भाई कागजों में नाम किसी और का बोल रहा है, बट एक्चुअली में ऑनर तो कोई और ही है। डीम्ड हम लोग, मतलब ऑनर है नहीं, हम लोग कोई किसी और को ही मानेंगे। ठीक है जी, ये सिंपल 6 केसेस, ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई। असेसी मस्ट बी द ऑनर और डीम्ड ऑनर। बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, दोनों हो गई। और इसकी हमने अंदर वाली कंडीशंस भी, सिचुएशंस भी समझ ली। उसके अलावा कहते प्रॉपर्टी जो है शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। बिल्कुल ठीक है जी, अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए ऑक्यूपाई नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। रेजिडेंशियल क्वार्टर, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज provided by the owner for residential purpose but for the purpose of run the business smoothly। क्या कह रहे हैं जी, क्वार्टर दिए अपने वर्कर या एम्प्लॉइज को, किस लिए, रहने के लिए, रह लो। ठीक है जी, उसके लिए थोड़ा सा किराया जो देना है दे दो। किसके लिए, पर उद्देश्य क्या था, रन द बिजनेस स्मूथली। किराया खाना पर्पस नहीं था, किराया कमाना पर्पस नहीं था। पर्पस हमारा क्या था, पर्पस हमारा ये था कि हम लोग रेंट के थ्रू 2 in 1 काम करना चाहते हैं, है ना। 2 in 1 काम करना चाहते हैं। एक, देखिए जो एम्प्लॉय वर्कर्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे कोविड के दौरान आपको याद होगा गवर्नमेंट ने भी यहाँ तक उन्हीं को ही फैक्ट्रियाँ चलने की इजाज़त दी शुरू इनिशियल स्टेज में कुछ महीने, जिनके पास रेजिडेंशियल सिचुएशंस थी, है ना। एम्प्लॉय को वहीं पर ही स्टे करवाने की सिचुएशन उनके पास अवेलेबल थी। बाकियों को कहा नहीं भाई, ठीक है, बार बार वो आएंगे जाएंगे, सड़कों पे अपना ट्रैफिक बढ़ेगा, तो नहीं, आप बंद ही रहने दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे अपना कई बार क्या होता है, दूर दराज इलाके में अपना फैक्ट्रीज होती हैं, तो फैक्ट्री ऑनर कहते हैं कि भाई देखो आप लोग आओगे जाओगे अपना टाइम वेस्ट करोगे, फिर कभी फैक्ट्री आपको कन्वेंस नहीं मिला, है ना, आने जाने की असुविधा हुई आपको, तो हम क्या करते हैं आपको यहीं पर ही, ठीक है, फैक्ट्री के ऊपर ही, ठीक है, क्वार्टर बना देते हैं, कमरे बना देते हैं, आप अपने परिवार के साथ वहीं पर ही रहो। ठीक है, और जो हमारा किराया बनता होगा, जितना इतना आप किराया अगर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पे आप जा रहे हो रहते हो वहीं पर ही रह लो फिर। तो कहते हैं ठीक है भाई, ये तो बात ठीक है, हमारा किराया बच जाएगा, हमारा महीने का इतने पैसे बच जाएंगे, तो इससे अच्छा हम आने जाने का टाइम बच जाएगा, हम यहीं पर ही रह लेंगे। तो वो उन्होंने किस लिए किया कि भाई एक तो उनका ओवर टाइम करने के लिए, अगर उनके पास टाइम बचा करवाना हुआ फैक्ट्री वालों ने तो वो करवा लेंगे, है ना। ऐसे उनका फायदा, बिजनेस का भी फायदा हो जाएगा, प्लस एक तरफ एम्प्लॉयज़ की भी फेवर, वर्कर्स की भी फेवर हो जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए ये काम रेंटल इनकम आई है, ना कि किस लिए, किराया रेंट अर्न करने के लिए। इसलिए जो रेंटल इनकम ये जो आई, ये कौन से हेड में जाएगी, पीजीबीपी हेड में जाएगी। ये चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, है ना, अगला आप करोगे पीजीबीपी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अभी आप हाउस प्रॉपर्टी की बातें सुन रहे हो, हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, समझ आ रहा है। जब पीजीबी में चले, पूछा कि भाई फैक्ट्री, आप फैक्ट्री के अपने 2 कमरे किराए पे दिए, ठीक है, आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो ये कहाँ जाएगी सर, ये तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। क्यों हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी सर, देखो दोनों कंडीशन पूरी हैं। क्या दोनों कंडीशन पूरी हैं जी, सर आपने कहा था, आपने ही तो कहा था कि भाई बिल्डिंग से जो रेंट आया आना चाहिए, और जो रेंट आ रहा है वो बिल्डिंग से आना चाहिए। हाँ जी ठीक है, आपने, मैंने कहा था सर, आपने ही कहा था ना कि जो बिल्डिंग का जो पर्सन को बिल्डिंग का रेंट आ रहा है वो पर्सन बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। हाँ ये भी कहा था। तो दोनों कंडीशन पूरी होगी ना सर, दोनों कंडीशन पूरी हो गई।
जो रेंट लेने व रिसीव करने वाला बंदा है वो बिल्डिंग का मालिक है, हाँ जी मालिक है। रेंट किससे आ रहा है, बिल्डिंग से आ रहा है, हाँ जी बिल्डिंग से आ रहा है। तो सर दोनों कंडीशन पूरी हो गई, तो दिस विल बी द दिस विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बताओ सर हमने क्या गलत कहा। तो इसलिए जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसको अलग से रिवाइज करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर जब आप, अभी तो आपको समझ आ रहा है ना इनकम टैक्स जितना इजी है, जब आगे जाओगे तो सब चीज़ें जब इकट्ठी इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर वहाँ पर आपको हार्ड डिस्क अपनी बड़ी चाहिए, है ना। हार्ड डिस्क बड़ी चाहिए, मतलब इंटरनल स्टोरेज जो है आपका ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा कि भाई अगर बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, ठीक है जी, अपने वर्कर्स को दी है, तो उससे जो रेंट आया वो बिजनेस इनकम पीजीबीपी इनकम में ही चला जाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम में। नंबर 2, अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, इफ फ्यू रूम्स प्रोवाइड बाय द ओनर टू द नेशनलाइज्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, रेलवे स्टाफ, फॉर द पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ रन द बिजनेस स्मूथली। सर ये कहां पर होता है, सबसे बड़ी एग्जांपल इंडियन रेलवे। कभी ना कभी तो जिंदगी में रेलवे स्टेशन गए ही हो गए, वहां पर ये सब कुछ होता है। बैंक के एटीएम खुले होते हैं, पोस्ट ऑफिस होता है जी, पुलिस स्टेशन होता है जी। तो फिर तो ये लोग किसकी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, इंडियन रेलवे की। तो ये क्या करते होंगे, वहां पे उनके कस्टमर आके सर्विसेज ले रहे हैं ना, तो वो लोग क्या करते होंगे, मान लीजिए बैंक का एटीएम है, पीएनबी का एटीएम है, एसबीआई का एटीएम है, तो वो उस जगह के लिए किराया पे करते होंगे। किसको पे करते होंगे, इंडियन रेलवे को पे करते होंगे। अब इंडियन रेलवे को जो किराया रिसीव हुआ, इंडियन रेलवे ने जो किराया अर्न किया, किस लिए, किराए का लालच था नहीं, रेंटल इनकम का लालच था नहीं, किस लिए, टू रन द बिजनेस स्मूथली, कि भाई इतने सारे हजारों लाखों लोग डेली आएंगे, हजारों लोग डेली आएंगे, पैसे की भी आवश्यकता आएगी वहाँ पर, वहाँ पर कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है ना। तो उसके लिए पुलिस स्टेशन, पुलिस का इंतजाम होना चाहिए, इतनी सारे लोगों की आवाजाही है, जनता होगी तो वहाँ पर, है ना। तो सेफ्टी के लिए भी अपना होना चाहिए ये सब कुछ। तो उसके लिए ये जो रेंटल इनकम आया इंडियन इंडियन रेलवे को, तो वो कौन से हेड में जाएगा, वो आपके पीजीपी में जाएगा, ना कि अदर्स उसमें हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है जी, ये सभी हमारी सिचुएशंस हो गई, कब कब ऑनर क्या है, डीम्ड ऑनर क्या है, कब इनकम कहाँ और क्या कैसे, सब कुछ। ठीक है जी, चलिए जी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 22 इन सर्टेन टिपिकल केसेस, मतलब बेसिस ऑफ चार्ज इन केसेस में कैसे, है ना, चार्जेबिलिटी कैसे होगी इन टिपिकल केसेस में। कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी अगर फॉरेन कंट्री में है, पहला केस क्या है, अगर हाउस प्रॉपर्टी कहां पर है, फॉरेन कंट्री में, तो 3 केस हो सकते हैं, आपको बताए। प्रॉपर्टी अगर एक इंडिविजुअल की बाहर है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल आरओआर भी हो सकता है, आरएनओआर भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक, अब अगर आरओआर है तो आपको पता ही है, रेजिडेंशियल स्टेटस आपने किया है कि आरओआर, तो आरओआर के केस में सभी तरीके की इनकम टैक्सेबल हो जाती हैं, है ना। तो आरओआर को टैक्सेबल हो जाएगी, जो बिल्डिंग कहाँ पर है उसकी, फॉरेन में, रेंटल इनकम कहाँ पे आ रही है, फॉरेन में। ठीक है जी, तो कोई भी है आरओआर को, चाहे वो रिसीव वहाँ, अर्न तो वहाँ पर ही हुई, अर्न तो वहाँ ही हुई, क्यों, क्योंकि बिजनेस वहाँ पर, सॉरी प्रॉपर्टी बाहर है, एसेट बाहर है, तो अर्न भी बाहर ही हुई। रिसीव कहाँ हुई, अब जहाँ मर्जी होए, आरओआर को तो टैक्सेबल ही है ना, इसलिए लिखा भी नहीं है। दूसरा,
आर के केस में क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी अर्नड बाहर, इनकम अर्नड बाहर है, प्रॉपर्टी है बाहर तो अर्नड बाहर होगी इनकम, बट रिसीव कहाँ पे होनी चाहिए, मस्ट बी इन इंडिया। क्योंकि आर के केस में दोनों में से एक चीज तो पूरी इंडिया में होनी चाहिए ना। अगर प्रॉपर्टी बाहर है, अर्नड बाहर हो गई, रिसीव भी अगर बाहर हो जाती तो फिर क्यों टैक्सेबल होगी आर को, है ना, नहीं होगी ना। तो इसलिए अगर आर है तो रिसीव इन इंडिया होनी चाहिए, रेंटल इनकम रिसीव इन इंडिया होनी चाहिए। नंबर 3, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को कब होगी, यहां पर भी, ठीक है, इनकम हम हाउस होल्ड बट रेंट मस्ट बी रिसीव इन इंडिया। और आर के केस में भी क्या था, रेंट मस्ट बी रिसीव इन इंडिया, दोनों में वही हो गया जी, रेंट मस्ट बी रिसीव इन इंडिया होना चाहिए आर और नॉन रेजिडेंट के केस में। ठीक है जी, क्लियर है। फॉरेन कंट्री में हमारी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से हमारे को क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है। आर के केस में टैक्सेबल हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है, और कंप्यूटेशन वैसे ही हो गई। और रिसीव इंडिया में हो चाहे बाहर हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इरेलीवेंट है मतलब। और आर नॉन रेजिडेंट के केस में रेंट रिसीव इंडिया में होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है जी। नंबर 2, डिस्प्यूटेड ओनरशिप है अगर कोई, मतलब झगड़ा चल रहा है, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी मेरी है, आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरी है, ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी मेरी है, आप कह रहे हो प्रॉपर्टी मेरी है। अब आप लॉजिकली सोचिए, रेंट बट आप रिसीव कर रहे हो उस बिल्डिंग का, ठीक है, रेंट रिसीव आप कर रहे हो। अब आप कहोगे मुझे, कहने के हकदार हो आप कि नहीं नहीं सर टैक्स आप दोगे, है ना, संदीप अरोड़ा टैक्स पे करेगा इस रेंटल इनकम पे, नहीं कहने के हकदार ना। प्रैक्टिकल जनरल सी बात है, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई अगर जो बंदा रेंट रिसीव कर रहा है वही पे करेगा। बेशक अभी क्लेश चल रहा है ना, डिस्प्यूट है कि भाई मैं कह रहा हूँ मैं ऑनर हूँ, आप कह रहे हो आप ऑनर हो, तो जो बंदा रेंट रिसीव करेगा वही डीम्ड ऑनर माना जाएगा ना, वही टैक्स पे करेगा, फॉर द टाइमिंग डीम्ड ऑनर वही माना जाएगा, है ना, टैक्स वही पे करेगा। दूसरा बंदा क्यों करेगा, क्या सेंस क्या बनती है लॉजिकली कुछ बनता है, तुक्क बनता है, नहीं बनता। इसलिए कह रहे हैं अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप है, इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, क्योंकि ये तो इलॉजिकली होगी ना। आप कहते हो कि मान लीजिए रेंट रिसीव कर रहे हो, आप कहते हो सर पे करेंगे टैक्स, कोर्ट कहेगा बहुत सियाने हो यार, है ना, लेने वाली पैसे लेने वक्त कमाने वक्त आगे, जब टैक्स देने की बारी यही तो कह रहे हो सामने वाला, फिर प्रॉपर्टी भी इसी की होगी बंदे की, सामने वाले की, है ना, उनको दे दो। तो तीसरा, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दैट इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो यहाँ पे हमने पहले ही वर्ड लिया था टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और कॉम्पोजिट रेंट, कॉम्पोजिट रेंट क्या होता है, चलिए अब मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले 4 केसेस ये समझ आ गए कौन कौन से स्पेशल केसेस थे, वीआईपी केसेस कौन कौन से थे। एक फॉरेन कंट्री वाला हो गया, दूसरा आपका डिस्प्यूटेड ऑनरशिप वाला केस हो गया, तीसरा आपका हो गया स्टॉक इन ट्रेड वाला, और चौथा अब हम जो करने जा रहे हैं कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है एक्चुअली में, कंपोजिट रेंट है क्या, देखिए क्या होता होता है कि कई बार एक बिल्डिंग के साथ साथ कुछ अमेनिटीज फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, है ना, कुछ एक बिल्डिंग के साथ साथ आपको एक मान लीजिए कोई प्रेमाइसिस है, प्रेमाइसिस के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मान लीजिए दे दी गई, फैसिलिटीज जिसको हम बोल रहे हैं, तो उस फैसिलिटी के लिए भी आप कुछ ना कुछ पे ऑफ कर रहे हो मुझे, मतलब बिल्डिंग के ऑनर को, ठीक है जी। तो उस रेंट को क्या बोला जाता है, कंपोजिट रेंट। क्या किया आपने, मान लीजिए अब एक बिल्डिंग ली, एक मान लीजिए फ्लैट लिया, है ना, किसी से फ्लैट रेंट पे लिया, ठीक है, या आपने फ्लैट रेंट पे दिया। अब उस
फ्लैट का किराया था, प्लस आपने फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट जो था उसमें टीवी, बेड, सोफा, रेफ्रिजरेटर, एसी, है ना, सब कुछ था, ए टू जेड जो चीज़ें, किचन का सामान हो गया, वो सब कुछ फुल्ली फर्निश्ड लेट आउट किया आपने। अब आपको जो किराया आया, आपको जो किराया आया, रेंट आया, वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का नहीं था, वो बिल्डिंग के साथ साथ जो इतनी सारी फैसिलिटीज दी, है ना, गाड़ी भी मान लीजिए, कार भी दी रेंट पे, है ना, कि भाई ये भी आप यूज कर सकते हो जब तक हो, है ना, तो इसका भी अपना किराया बीच में ही है। ठीक है, तो ये रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, कंपोजिट रेंट के नाम पे रिसीव होगी। अब ये जाएगी कहाँ? कहते देखो जी, आपका अगर बिजनेस है, काम ही यही है, तो पीजीपी हेड में जाएगी, अदरवाइज अदर सोर्सेज में जाएगी, है ना। अगर आपका काम ही यही है तो फिर कहाँ पे चली जाएगी? पीजीपी में चली जाएगी, अदरवाइज अदर सोर्सेज में जाएगी। ठीक है जी। कंपोजिट रेंट के केस में क्या हुआ? फैसिलिटीज, कंपोजिट का मतलब ये होता है ना कॉम्बो टाइप, कॉम्बो पूरा दिया सर्विसेज का, तो वो क्या हुआ कॉम्बो? वो कंपोजिट रेंट हुआ, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, पीजीपी या अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है जी। अब आगे बात आती है कि सर, क्वेश्चन आता है इसके, मान लीजिए अगेंस्ट एक क्वेश्चन रेज हो गया, सर अगर कंपोजिट रेंट अगर सेपरेबल हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए चार बिल्डिंग के साथ तीन चीजें और किराए पे दी, रेफ्रिजरेटर, एसी और मान लीजिए कभी आइटम को सोफा, बेड, कुछ भी लगा लीजिए, और कहते हैं उन आइटम का अगर किराया अलग से मेजर किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, अगर उन सभी चीज़ों का किराया, बिल्डिंग का और अदर आइटम्स का जो रेंट है वो सेपरेबल है, फिर कहते फिर तो मौज लग गई, काम आसान हो गया, फिर तो कहते हैं हमारा, फिर कॉम्प्लेक्सिटी तो खत्म ही हो गई। तो कहते हैं जी, अगर सेपरेबल है तो रेंट जो रिसीव होगा बिल्डिंग से, वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा? बिल्डिंग वाले हेड में चला जाएगा, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और जो अदर फैसिलिटीज हैं वो आपका आईओएस में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, है कि नहीं? बड़ी सीधी सी बात है, जो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से होगी, बिल्डिंग से होएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, अदर फैसिलिटीज का जो किराया होगा वो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। और अगर सेपरेबल नहीं है, कहते हैं जी सॉरी, इसको हम अलग से डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है अलग, इतनी सारी चीज़ें कैसे मेजर करें, डिटरमाइन करें, सॉरी, इसको नहीं किया जा सकता। तो फिर कहते क्या करना है, करना क्या है? कहते सारी की सारी, जैसे मैंने आपको बोला, अदर सोर्सेज हेड में चली जाएंगी, ठीक है ना, पीजीपी या अदर सोर्सेज हेड में चली जाएंगी। ठीक, क्लियर है जी। अब उसके ऊपर हमने जो यहाँ पर कंपोजिट रेंट, अब यहाँ पर कंपोजिट का कॉन्सेप्ट भी फटाफट विद इन 2 मिनट पढ़ लेते हैं। Composite means the owner of a property may sometimes receive rent in respect of building as well as other assets like furniture, plant, machinery, है ना, for different services provided in the building like lift, security, power backup, ये सभी साथ साथ सर्विसेज कई बार दी जाती हैं, है ना। The sum या amount so receive is known as composite rent. Tax treatment क्या होगा? Where composite include rent of building, charges for different services, the composite rent has to be split up in the following manner, है ना, उसको सेग्रीगेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे इस तरीके से। जो कहते हैं यूज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए है, अगर असेस हो सकता है अंडर सेक्शन 22 तो वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, जो अदर सर्विसेज हैं वो पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में चला जाएगा, बस, है कि नहीं? क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे अगर स्टोरी फॉर्मेट में समझोगे, कॉन्सेप्ट प्लस प्रोविजन की लर्निंग, फिर प्रैक्टिकल पे कूदो, फिर देखो क्या मजा आता है ना। प्रोविजन को फिर लर्न करते रहो, बार बार लर्न करते रहो, रट जाएंगी आपको चीजें। ठीक है जी, प्रैक्टिकल ऐसी चुटकियों में सॉल्व होंगे फिर।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि प्रोविज़न आपको अगेन एंड अगेन रिवाइज करनी है। एक ऐसे नहीं कि आप कोई देखो, कोई भी स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर आप अगेन एंड अगेन रिवाइज करोगे तो बड़े मज़े से, इससे इनकम टैक्स से आसान सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप अपने आप को सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अच्छी बात है, बट सॉरी, रिवाइज करना ही पड़ेगा बार बार। ठीक है ना। आप सोचो कि एक बारी पढ़ के हम सीधे पेपर में देने बैठ जाएंगे तो वहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं होगी, है ना। कोई सिक्योरिटी, आपको गारंटी नहीं होगी कि मैंने सही किया कि गलत किया। तो ये अपना हो गया जी सारा। और इसके बाद एक छोटी सी और कॉन्सेप्ट, फिर हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे जी। तो कहते हैं व्हेन प्रॉपर्टी इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब ऑल ऑफ दीज केसेस प्रॉपर्टी इनकम शैल बी फुल्ली एग्जम्प्ट। कौन कौन से केसेस हैं? फार्म हाउस से अगर प्रॉपर्टी इनकम आई है, रेंटल इनकम आई है, वन प्लेस है एक्स रूरल का, उसको लोकल अथॉरिटी को जो रेंटल इनकम आई है वो एग्जम्प्ट हो गई। कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को रेंटल इनकम आई, वो एग्जम्प्ट हो गई। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या हॉस्पिटल वगैरह को वो आगे अपना कैंटीन वगैरह के लिए दे देते हैं किराए पे या कुछ, है ना, करने के लिए, तो वो अपना एग्जम्प्ट हो गई। ट्रेड यूनियन वालों को, ट्रेड यूनियन ने क्या किया, अपनी रेंट प्रॉपर्टी जो थी ट्रेड यूनियन की थी वो रेंट पे दे दी, वो एग्जम्प्ट हो गई। पॉलिटिकल पार्टी को एग्जम्प्ट हो गई। चैरिटेबल पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी हेल्ड की गई थी वो भी, उससे रेंटल इनकम अगर आई है तो वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट हो गई। ठीक है जी। ये सारे केसेस हो गए जब हमने हाउस प्रॉपर्टी इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट हो गई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मेट हमारा सबसे मेन आ चुका है। अब अगर हम बात करें फॉर्मेट की, फॉर्मेट हमने पहले ही समझ लिया कि फॉर्मेट में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है जी, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब आपको एक चीज तो समझ लग गई कि हम लोग जो चार्जेबिलिटी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है, रेंटल इनकम जो है, वो एनुअल वैल्यू बेसिस पर, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू बेसिस पर चार्जेबल होगी। ठीक है जी, नेट एनुअल वैल्यू बेसिस पर होगी, नंबर एक। नंबर दो कंडीशन, सब्जेक्ट टू द टू कंडीशंस। टू कंडीशंस आर, पहली बिल्डिंग होनी चाहिए, दूसरा ऑनर होना चाहिए, बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट। दूसरा असेसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, असेसी उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। ये दो शर्तें थी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमने बात करा कि भाई जो प्रॉपर्टी है उसकी हम एनुअल वैल्यू लेंगे, नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू ऑफ बेसिस पर, मतलब चार्जेबिलिटी जो है वो एनुअल वैल्यू बेसिस पर होगी। अब एनुअल वैल्यू बेसिस पर मतलब देखिए, ये फॉर्मेट है आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का। जैसे मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में ही बताया था कि इकलौती हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम है जो एक्चुअली में रेंट जो रिसीव हुआ है ना, हो सकता है वो ना हो कुछ और ही हो टैक्सेबल इनकम, या ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनएवी, एनुअल वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है वो कुछ और ही हो सकता है। जी हाँ, ठीक है जी। तो इसलिए बोला जाता है कि जो एनुअल वैल्यू, बस अदरवाइज ये क्यों नहीं बोला जाता कि भाई जितना रेंट रिसीव हुआ है या रेंट एक्रू हुआ है, जैसे सैलरी हेड है, सैलरी में चार्जेबिलिटी किस बेसिस पर थी, एक्रू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो उस बेसिस पर थी। यहां पर ऐसा क्यों नहीं बोला, यहां पर क्या बोल रहे हैं, एनुअल वैल्यू बेसिस पर चार्जेबिलिटी होगी हाउस प्रॉपर्टी इनकम की, है ना। तो एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है, जो भी उस प्रॉपर्टी की सालाना वैल्यू होगी। अब एक्चुअली में वो एक्चुअल रेंट रिसीव भी हो सकती है, या जो एक्चुअल रेंट बनता है वो भी हो सकती है, और कुछ और भी हो सकती है। उसके लिए अब हम चलिए प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले जीएवी है हमारा, ठीक है। आज के लेक्चर में एक काम करते हैं हम, ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है जी, म्युनिसिपल टैक्सेस, फिर हम आएंगे जीएवी पे। बाकी फिर हम सम करते हुए धीरे धीरे स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है जी। ये कुल मिलाकर देखा जाए पढ़ने वाली चीजें क्या क्या हैं जो अलग से कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। नंबर एक, जीएवी का कॉन्सेप्ट अलग से समझेंगे हम,
दूसरा म्युनिसिपल टैक्सेस का कॉन्सेप्ट, ये हम आज ही कर लेंगे लेक्चर में। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी, ये मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। तीसरा अलग से पढ़ेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है जी, आज के लेक्चर में हम लोग पहले म्युनिसिपल टैक्सेस और जीएबी के बारे में पढ़ लेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल और कुछ और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम पूरा का पूरा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और जो कुछ हल्के हल्के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे और प्रैक्टिकल जीएबी के ऊपर, वो नेक्स्ट में हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में। म्युनिसिपल टैक्सेस किस बेसिस पर चार्जेबल होंगे? नंबर एक, पेड बेसिस पर। म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं असेसी को अलाउड होंगे किस बेसिस पर? जो प्रॉपर्टी का ओनर है, मतलब असेसी है, वो पेड बेसिस पर अलाउड होंगे। ठीक है जी, और म्युनिसिपल टैक्सेस मस्ट बी पेड बाय असेसी। मतलब अगर किराएदार ने, टीनेंट ने, अगर किराएदार ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, और लास्ट छोटा सा पॉइंट क्या है, जो म्युनिसिपल टैक्सेस है, एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड शुड नॉट बी अलाउड। ठीक है जी, जो एडवांस बेसिस पर अलाउड नहीं होंगे, पास्ट ईयर के पिछले 10 साल के भी अलाउड हो जाएंगे। अगर आपने पिछले 10 साल के म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं पे किए थे, इस साल, ये हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है जी? प्रीवियस ईयर 23-24 है। ठीक है जी, आपने क्या किया, लास्ट 10 ईयर के प्लस 1 ईयर का एडवांस पे कर दिया, कौन से साल में? इन प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है जी, तो क्या होगा, पिछले 10 साल वाले जो हैं, या इस साल क्या है, इस साल का मिला के, है ना, इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 को मिला के पिछले 9 साल के, और कुल मिला के 10 साल के अलाउड हो जाएंगे। या फिर आप कह लो, अगर पिछले 10 साल के हैं प्लस एक इस साल का और एक अगले साल का, हमने 12 साल के हमने टोटल क्या पे किए हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं। ठीक है, तो 12 साल के अलाउड नहीं होंगे, 11 साल के हो जाएंगे, एक इस साल का और 10 पिछले साल के जो हैं, पर एडवांस बेसिस पर नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, किसको अलाउड होगा? जो असेसी जो है, पे करने वाला ऑनर होना चाहिए। किराएदार अगर पे करता है तो उसके लिए हमें डिडक्शन नहीं मिल सकती। ठीक, ये हो गया जी क्या हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस का पॉइंट। ठीक है जी, ठीक है, और ये आपका आ गया, ये देखिए, म्युनिसिपल टैक्सेस, द टैक्सेस लेविड बाय एनी लोकल अथॉरिटी in respect of the house property shall be deducted irrespective of the previous and individual liability to pay such tax was incurred by the owner indirectly, आपको बोल दिया, owner according to the method of accounting regularly employed by him in determining the annual value of that property previous year in which such taxes are actually paid by him, है ना।
मतलब पेड बेसिस पर होंगे, जिस साल एक्चुअली में पे किए हैं उसी साल ही अलाउड होंगे उसके, ठीक है, एडवांस वाले नहीं होंगे। क्लियर है जी? ठीक, ये हो गया म्युनिसिपल टैक्सेस का भी पॉइंट आपका। उसके बाद आते हैं जीएवी का पॉइंट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के क्या स्टेप्स हैं ये समझते हैं। ठीक है जी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के कुल मिला के 3 स्टेप हैं। जीएवी कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसेस है पूरा का पूरा, 3 स्टेप्स को पास करते हुए हम जीएवी का कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप होता है कंपेयर द म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू एमआरवी और एफआरवी। ठीक है जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो उस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू तय करी है, ठीक है, या इन अकॉर्डेंस विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतने गज का जो मान लीजिए मकान है या 2 BHK या 3 BHK जो भी है ना, उस प्रीमाइसिस का जो रेंट बनता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग इतना बनता है। ठीक है, वो हुई एमआरवी, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। दूसरा, मार्केट में क्या रेट है, मार्केट में नॉर्मली क्या रेट चल रहा है वो देखेंगे। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या हो रहा है, हमारे को तो बिल्डिंग का रेंट रिसीव पता है, पर हम ये क्या खेल कर रहे हैं। यही तो है, यहां पर अभी हम एक्चुअल चीज की बात ही नहीं करेंगे, एक्चुअली में रेंट कितना रिसीव हुआ इसकी चर्चा ही नहीं होगी जीएवी के केस में। ठीक है, सॉरी थर्ड ईआरवी तक थर्ड स्टेप में होगी, पहले 2 स्टेप में इधर उधर की बातें चलेंगी। जैसे पहले स्टेप में हम क्या बात कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या बोला इतना। दूसरा, फेयर रेंटल वैल्यू, मार्केट में क्या रेंट है इस बिल्डिंग का प्रीमाइसिस का, है ना, तो विच एवर इज क्या हो जाएगा, हायर ले लेंगे हम। ठीक है जी, विच एवर इज हायर ले लेंगे। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 का जो हायर आया उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू के साथ। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली बताया है कि बताया जाएगा कि भाई इस एरिया में, इस शहर में, इस स्टेट में इतने गज के मकान पे इतने या अपना इस प्रॉपर्टी का, इस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी का एटलीस्ट इतना किराया तो बनता ही है। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंगली जो रेंट होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू एसआरवी। तो स्टेप 1 का जो आंसर आया और स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू विच एवर इज लेस या लोअर हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, दैट इज ईआरवी। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, ईआरवी, कि भाई हमारे हिसाब से, हमारे मतलब इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से इस बिल्डिंग का किराया इतना है, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू इस बिल्डिंग का डिपार्टमेंट कहता है भाई हमारे हिसाब से इतना है। अब बताओ तुम, अब बात करते हैं तुम क्या कह रहे हो। ठीक है जी, पहले स्टेप में हमने क्या किया, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। फिर दूसरे स्टेप में जो स्टेप 1 का आंसर आया, स्टेप 1 का जो आंसर आया वो स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू विच एवर इज लोअर। आंसर जो आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ईआरवी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है जी, आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, जो वैल्यू आएगा दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और जी और ईआरवी विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ठीक है जी, ईआरवी तीसरे स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ईआरवी को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्चुअल रेंट रिसीव के साथ। एक्चुअल रेंट रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एनुअल रेंट था उसमें से माइनस कर देंगे क्या, अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है जी, अब इसमें एक चीज और होती है वैकेंसी। वैकेंसी में इसकी क्लैरिटी आपको जब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल करेंगे तो
मैं आपको एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ ही एक एक करके आपको सभी केसेस सिचुएशंस आपको क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही याद करिए, ईआरवी और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज हायर, तो जो विच एवर इज हायर आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या होता है GAV के बाद का, GAV आ गया, उसका अगला स्टेप क्या होता है हमारा, माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद जो वैल्यू आया उसे हम क्या बोलते हैं, NAV। NAV मतलब नेट एनुअल वैल्यू, NAV। ठीक, NAV में से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। दो थी, एक क्लॉज ए, क्लॉज बी। क्लॉज ए में क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV, फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्लॉज बी। तो ये लेस करने के बाद हमारी क्या आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही, वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट में GAV के प्रैक्टिकल के साथ कंटिन्यू करेंगे।